नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक सर्जन के इस विशेष कार्यक्रम डॉक्टर कुंवर बेचैन और उनका लेखन में मैं राजकोशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मित्रों, पूरी धरा ही साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। ये ऐसी पंक्तियां हैं जो साहित्य जगत से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को याद है। बहुत ही खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि इन पंक्तियों के रचयिता डॉक्टर कुंवर बेचैन के सुपुत्र प्रगीत कुंवर, पुत्रवधू भावना कुंवर और भतीजे प्रतीक आज बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रगीत जी और भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप ऑस्ट्रेलिया से कुछ दिनों के लिए विशेष रूप से भारत पधारे हैं, तो पूरे भारत की तरफ से आपका स्वागत है। बहुत आभार। प्रगीत भाई, डॉक्टर साहब का गजल काव्य संग्रह पिन बहुत सारे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद उनका वो पहला काव्य संग्रह था। तो मैं पिछले दिनों मीडिया में खबरें पढ़ रहा था कि आपने ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए उसका दोबारा से प्रकाशन कराया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराते हुए आपने प्रकाशन कराया। ये थोड़ा लीक से अलग हटकर बात है, तो ये विचार आपके मन में कैसे आया, क्या कारण बने कि ये इस तरह से इस स्वरूप में ये संग्रह हमारे सामने आया है? बिल्कुल ठीक कहा आपने भैया। ये पापा जी का पहला काव्य संग्रह था पिन बहुत सारे, जो 1973 में प्रकाशित हुआ था। और ये नवगीत संग्रह था। तो नवगीत संग्रह उस समय नवगीत नए नए लिखे गए थे। आज भी वो नवगीत नाम ही ऐसा हो गया जो हमेशा नवीन ही रहना है वो। तो उनमें जो अंतर होता था वो ये होता था कि जो चीज़ें हम पहले उपमाएं देते थे कि सूरज चांद ये सब, उनसे हटके हमारे आमने सामने जो इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनके उपमाओं में लिया जाता था। तो पापा जी ने जैसे इसमें एक वो गीत है उनका, तो उसमें पिन बहुत सारे शब्द आता है, इसीलिए उन्होंने इस पुस्तक का नाम भी, संग्रह का नाम भी पिन बहुत सारे रखा। और पिन बहुत सारे का ये था कि क्योंकि ये प्रति 1973 में थी, तो अब तक इसके अधिकतर या तो बिक चुके थे या सब कुछ पापा जी भेंट कर चुके थे। तो एक प्रति उनके पास बची हुई थी। और जब मैं 2019 में उनकी उपस्थिति में आखिरी बार आया, तो घर की सफाई करते हुए जब पिन बहुत सारे की प्रति मिली, तो उन्होंने तुरंत ये पुस्तक मेरे हाथ में देते हुए कहा कि ये जो है अपने साथ आप ले जाओ, ऑस्ट्रेलिया तुम ले जाओ, क्योंकि वहाँ ये सुरक्षित रहेगी। यहाँ दीमक और इन चीज़ों का डर लगा रहता है। और था भी ऐसा, कहीं उनका ऐसा मटेरियल जा चुका था दीमक की उसमें। तो ये प्रति हम लेकर चले गए। और बाद में जब ये सब दुखद बातें हुई, उनको हमने खो दिया, तो मन में कहीं ना कहीं ये था कि इस पुस्तक का दूसरा संस्करण आना ही था। उनका भी मन था। तो हमने जब वो सोचा दूसरे उस पर काम करें, तभी याद आया कि जब मम्मी पापा जी ऑस्ट्रेलिया आए हुए थे, तो हमारे जो हिंदी भाषी जो वहाँ के ऑस्ट्रेलियन मित्र हैं वो सब प्रभावित थे, क्योंकि पोइट्स के नाम से वो लोग बहुत ज़्यादा एकदम प्रभावित हो जाते हैं कि पोइट होना बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ लाखों में कोई एक दो लोग ही ये कला रखते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अच्छा अंकल पोइट हैं, तो उनकी कोई रचना सुनवाइए। जब सुनवाने वाली बात हुई, तो उस समय ये रहा कि उन्होंने, पापा जी ने अपनी रचनाएं पढ़ी। पढ़ने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने बताया, वो लोग पूछ रहे थे कि रचना तो सही है, वो हिंदी वो समझ नहीं रहे थे, तो हमसे पूछते थे कान में कि इसका मतलब क्या। तो हम उन्हें भावना और भाषा को लेकर समस्या हाँ, थी, तो वो बता रहे थे कि हम बताते थे ये, कुछ पापा जी भी इंग्लिश उसको में उन्हें ट्रांसलेट ट्रांसलेट कर रहे थे। तो वो बात हमारे कहीं ना कहीं मन में थी कि उन लोगों ने पूछा भी था क्या उनकी कोई इंग्लिश में भी कोई पोइट्री बुक आई है तो हमें दो, हम पढ़ना चाहते हैं। तो पिन बहुत सारे का जब ये संस्करण आना तय हुआ, तो हमारे मन में आया कि क्यों ना उसको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी रखा जाए। उसके लिए हमारे लिए चुनौती थी कि किस तरह से उसको इंग्लिश में पोइट्री में लाया जाए, जो उनके जो भाव हैं हिंदी में बने दिए हुए रहे हैं वो बने रहें। तो उसके लिए बहुत दिमाग तराशा, क्योंकि हम लोग जो है, हम तो सीधी फ्लैट इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, तो हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते थे जो एक अंग्रेजी कविता लिखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। तो पापा जी के मित्र हैं राजीव वत्से जी, जो 1966 से कनाडा में सेटल हैं। तो वो अक्सर उनसे बातचीत होती थी। तो वैसे तो खैर वो साइंस के व्यक्ति हैं, साइंस की भी कई पुस्तकें लिखी, इंग्लिश पोइट्री पे भी उन्होंने लिखा। और पिछले कुछ वर्षों से जब मैं भारत आता था, तो वो उसी समय कनाडा से आए हुए होते थे, और पापा जी से वो अपनी कुछ कविताओं पर जिक्र करते थे और उनसे पूछते थे क्या है कैसे है। तो साथ साथ में भी बैठा होता था, तब मुझे पता चला कि वो हिंदी में भी लिख रहे हैं। तो हिंदी का भी उन्हें ज्ञान था, हिंदी पोइट्री का भी ज्ञान था, इंग्लिश का भी ज्ञान था। तो हमने उन्हें अप्रोच किया, हमने कहा अंकल जी पापा जी के लिए कैसे से पुस्तक निकालने का विचार है। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी, और उसके बाद ये पुस्तक
हम सबके बीच आई है। बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे डॉक्टर कुंवर बेचैन स्मृति न्यास ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्रकाशित है, तो जाहिर है कि आप दोनों ही इस न्यास को चला रहे होंगे। थोड़ा न्यास के बारे में बताइएगा, इसकी क्या क्या गतिविधियां और जी वहाँ जी पर जी। चल रही हैं। उनके जाने के बाद हमारे मन में आया कि जो भी कुछ उनके लिए हम करते हैं तो कुछ ऐसा कुछ किया जाए जो एक किसी रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता था हर जगह यदि हम कहें कि प्रगीत ने किया या भावना ने ठीक किया। बात है। तो हमने एक हमने सोचा कुछ ना कुछ एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए। तो मन में आया कि डॉक्टर कुंवर बेचैन स्मृति न्यास शब्द रखा जाए। तो न्यास शब्द जब हमने किया तो आप जानते हैं अंग्रेजों को तो ये चीज़ें पता नहीं है कि स्मृति न्यास क्या चीज़ होती है। इसको रजिस्टर करने की बात हुई तो जो ऑफिसर था उसने पूछा भी कि ये डॉक्टर न्यास कुंवर क्या बेचैन है? स्मृति न्यास क्या चीज़ है। तो उन्हें बताया मेमोरेबल ट्रस्ट नाम होता है। तो बोले आप यही रखिए फिर। हमने कहा नहीं, क्योंकि हमारे पिता हिंदी के कवि थे और क्योंकि हमें हिंदी में ही उनके सारे काम करने हैं तो हमें नाम यही रखना है स्मृति न्यास। तो इस तरह से इसमें आपने कुछ और प्रकाशन भी शायद किए हैं डॉक्टर साहब जी के। जी, इस डॉक्टर कुंवर बेचैन स्मृति न्यास में जो है हम 3 पुस्तकें हैं पापा जी की। पहले जो उन्होंने जो संग्रह उनके अप्रकाशित थे उनको पहले प्रकाशित किया, और ये पुस्तक क्योंकि उनकी पहले से प्रकाशित थी इसका हमने दूसरा संस्करण इंग्लिश के साथ ये इसमें दिया है। इससे पहले 3 पुस्तकें आई चुकी हैं, जैसे हाँ, इससे पहले इसी 3 न्यास पुस्तकें आई हैं। उसमें एक तो मौत को सोच के तो आएगी हमने एक पुस्तक दी, जो उन्होंने हॉस्पिटल बेड पर लिखा था सब कुछ, वो सारा लेखन हमने उसमें संग्रहित किया है। उसमें कुछ पूरी कुछ अधूरी गज़लें हैं उनकी, तो वो हमने एज इट इज़ वही किया था। और दूसरा एक उनका माहिया संग्रह आया जो जिसका नाम था कह लो कह जो लो जो कहना कहना है। और एक गज़ल का व्याकरण आप सब जानते ही हैं कि उनका एक प्रसिद्ध वो रहा था, उसका चौथा संस्करण जो था वो आया है। तो जैसे अभी आपने कहा कि लाखों में कोई एक ही कवि शायर होता है, बात भी ठीक है, लेकिन इन दिनों हम भारत में देख रहे हैं तो भारत में तो मतलब संख्या पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा अब दिखाई देती है और सब लोग काम भी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या स्थिति है? हिंदी कविता की अगर बात करें, या वो लोग अपनी भाषा में कुछ लिखते हैं? क्योंकि वहाँ साहित्य के क्षेत्र में तो आप लगातार सक्रिय, हम लोग सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं और एक पत्रिका भी आप लोग निकालते हैं। वहाँ साहित्य की क्या स्थिति है आपको लगती है? क्या वहाँ महीने 2 महीने मिलना जुलना जुलना होता है, काव्य गोष्ठी वगैरह होती है? वहाँ जो यदि हम कंपेयर करें बाकी विश्व के अन्य देशों के हिसाब से तो अभी थोड़ा सा वहाँ कम उतना है। परिपक्वता नहीं है जैसे कि यूके अमेरिका यूएस में में है। जी। यूके में भी काफ़ी काफ़ी बड़ी संस्थाएं, विश्व हिंदी संस्थाएं जो हैं वो कार्यक्रम भी कराती हैं और साहित्य के लिए समर्पित भी हैं, तो वहाँ उतना नहीं होता। लेकिन वहाँ के लोग जो हैं उन्हें हिंदी से तो नहीं, लेकिन पोइट्री से बहुत लगाव है, क्योंकि स्कूलिंग से ही उनको पोइट्री लिखने के होमवर्क मिलता है। हमारे बच्चे वहीं पढ़े हैं तो उनको इंग्लिश की पोइट्री स्कूल में सिखाई जाती थी कि कैसे होता है और क्या सिमलीज होती हैं, हर चीज़ का उनको ज्ञान दिया जाता है। तो इसलिए यदि वो नहीं लिख पाते समझ जरूर पाते हैं। ये वहाँ की। अच्छा प्रगीत भाई, एक सवाल और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ, मैं फिर उसके बाद फिर बेचैन साहब की तरफ लौटेंगे। आज लाहौर पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच था। उसमें हुआ क्या, बाई चांस ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान की धुन बजनी थी, उसकी जगह वहाँ पाकिस्तान में गलती से भारतीय राष्ट्रगान की धुन बज गई। उस पूरी दुनिया में इस समय खबर चर्चाओं में, तो मुझे ध्यान आया क्योंकि बात ऑस्ट्रेलिया की और भारत की है। तो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो भारतीय लोग हैं उनकी नज़र में भारत का जो मौजूदा सिस्टम है वो उसको किस नज़रिए से देखते हैं? खास तौर पर अगर हम मोदी की बात करें तो वो किस नज़रिए से देखा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में? जी, जैसे आपको भैया मालूम ही है कि अंग्रेजी में एक शब्द होता है कि जब आप कुछ सोच रहे हैं तो आउटसाइड द बॉक्स होके आपको सोचना चाहिए। तो जब तक हम अपने परिवार में होते हैं फिर बाहर निकलते हैं फिर दुनिया देखनी शुरू करते हैं, तो जब आप आउटसाइड द बॉक्स होते हैं तब आपको बहुत चीज़ें स्पष्ट दिखनी शुरू होती बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ जाने के बाद हमने ये चीज़ सीखी। पहले हम जैसे अफ्रीका में भी रहे, वहाँ जाकर भी हमने अनुभव किया और यहाँ पर भी ये किया। तो उन लोगों का जो होता है नज़रिया, भारतीयों की भी बात करें यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियंस की भी बात करें, तो बड़ा फ्रेंडली होता है, बहुत ही मित्रता वाला उनका व्यवहार होता है। और भारत के प्रति आपने जैसे इन दिनों जो राजनीति में जितने कुछ परिवर्तन यहाँ हो रहे हैं उसका एप्रिसिएशन तो हर जगह है। हर जगह। जब भी कहीं कोई बात होती है तो कहते हैं कि भारत में अब जो है एक स्थिरता है और जो भी नए काम हो रहे हैं, जो कभी केवल योजनाएं थी आज वो उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है।
तो उन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा भारत के प्रति भारतीय लोगों को तो है ही है, हमें गर्व होता है। उन लोगों के बीच में बैठ के हम होते हैं। और क्रिकेट की भी बात चले तो जैसे अक्सर होता है कि हम अपने ऑफिस में बैठे हैं और क्रिकेट मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है, और हम लोग हैं तो ऑस्ट्रेलिया वाले जो हमारे मित्र हैं तो वो उस पर खुश होते हैं, उसमें तो हम खींचातानी भी करते हैं, लेकिन अंदर से जिसे खेल भावना कहते हैं, खेल भावना सब जगह है और बहुत स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखते हैं। चलिए फिर से लौटते हैं बेचैन साहब की तरफ। आपने कहा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। मैं भी लंबे समय तक, मैं तो उनका स्टूडेंट भी रहा हूँ डॉक्टर साहब, जी एमएच कॉलेज में एमए हिंदी मैं उनका स्टूडेंट में रहा। तो डॉक्टर साहब के विचार बिल्कुल स्वस्थ रहे। कहीं कोई भी अगर मैं पत्रकार होने के नाते कुछ कमी निकालना भी चाहूँ तो मुझे कभी उनमें कोई कमी दिखाई नहीं दी। उनके विचारों में सबके लिए और सबके लिए अच्छा सोचना, पॉजिटिविटी से भरपूर एक व्यक्तित्व उनका था। ये तो बात है हम साहित्यकारों की, रचनाकारों की या पत्रकारों की। आप उनके परिवार के सदस्य, आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या क्या आपको लगता है कि उनकी पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आपके भी लिए जीवन में कुछ काम आई? ये आपने सही कहा भैया। जैसा पापा जी का व्यक्तित्व था तो हमने खैर उनके अनेक रूप देखे बचपन में, जो उनका हमारे प्रति वो एक पिता का जो एक होना चाहिए था। फिर बाद में बड़े हुए तो जो हम बढ़ रहे थे तो वो भी पिता के रूप में बड़े हो रहे थे, साथ साथ ही सारी चीज़ें उनके अंदर भी चीज़ें आ रही थी। अच्छा, बच्चों ने कभी वो आपको डांटते भी थे क्या किसी बात पे? बहुत डांटते थे मतलब पढ़ाई के मामले में बहुत है, क्योंकि वो डिसिप्लिन बहुत थे। हाँ, बहुत ज्यादा। डिसिप्लिन के मामले में ये था कि जब वो सम्मेलनों में जाना शुरू किया अभी, तब वो जाने से पहले थे 2 दिन जा रहे हैं तो हमारा एक पूरा चार्ट बनाकर वो हमारी टेबल के दीवार पर रख देते थे और वो हमें फॉलो करना होता। तो बहुत डिसिप्लिन थे और यदि उसमें कहीं भी कुछ कमी रह जाए तो डांट तो बहुत थी। मतलब उनकी घर में एंट्री होने का मतलब होता था कि हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन यदि होमवर्क हमारा पूरा है जैसा वो चाहते हो किया तो हम खुश रहते थे। और वो कहते भी थे, बात तक भी उन्होंने कहा कि वो भी जरूरी होती है, जो धूप होती है धूप में चलना भी जरूरी है। बचपन में भी उन्होंने यही कहा कि यदि कुछ है तो बच्चे हो जाओ धूप में जाओ। जैसे मम्मी चाहती थी आंचल में छिपाने का, भी बच्चा है छोटा कहाँ जाएगा बाजार में, वो कहते नहीं जाओ, दुनिया ऐसी प्रैक्टिकल अप्रोच थी उनकी। बिल्कुल शुरू से उनकी बहुत अच्छी है। अच्छा, इतना बड़ा नाम डॉक्टर साहब का था कि उनसे जुड़ के तो जो भी लोग उनसे जुड़ते थे, साहित्य के क्षेत्र की बात करूं तो अपने आप को बड़ा वो गर्व उन्हें होता था कि हम डॉक्टर साहब के नज़दीक हैं। आप तो उनके बेटे हैं, आप पुत्रवधू हैं। आपको ये एहसास होना कब शुरू हुआ कि आप एक बहुत बड़े पिता के बेटे हैं? वैसे तो खैर जब हम छोटे थे तो वास्तव में कई बार घर में हम सुनते भी थे, पापा जी कहते थे देखो जब हम उनके साथ बाहर निकलते थे और वहां जाकर हम देखते थे कि परिवार में तो एकदम साधारण जीवन था उनका, बिल्कुल शुद्ध, और वहां जाकर इतने लोग उन्हें घेरते थे, तब जाके हमें लगता था कि शायद कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर है जो हम घर में उनको नहीं दे पाते हैं। और वो मतलब क्योंकि हम उनको पिता रूप में देखते थे, तो फिर जब हम उनसे कहते भी थे, हमने कहा बाहर आपको इतने लोग घेरते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आपका वो करते हैं, तो आपको घर में कहीं ऐसा वो नहीं लगता? बोले नहीं, घर तो घर है, बाहर का वो ठीक है, मेरा परिवार सारा है, लेकिन घर तो जब मैं लौटूंगा तो जहाँ मैं यहाँ खुलकर रह सकता हूँ वो चीज़ मेरी कहीं नहीं हो सकती है। तो इस बात में मैं भी एक बात जोड़ना चाहूँगी कि जैसे आपने पूछा कि कब एहसास हुआ कि वो बड़े हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं हमसे वो मित्र की तरह बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, कभी आप ये फील नहीं करेंगे कि वो किस पद पर है। जब उनका ऑस्ट्रेलिया आना हुआ और उनको बाइट्स लेने थे और कैमरामैन फोटोग्राफर्स बार बार मुझे कहते प्लीज़ भावना जी एक बार उनसे मिलवा दीजिए। और मतलब वो स्थिति ऐसी बन गई थी कि इतनी क्राउड थी वहाँ और मुझे एक कोने में ले जाके पापा जी को ऐसे, और वो क्राउड बस एक साइन चाहिए बुक में। मतलब वो उस टाइम पे ऐसा फील हुआ कि अच्छा ये हमारे पिता हैं, ये ऐसे, क्योंकि उससे पहले तो हम ऐसे बैठ के बातचीत कर रहे हैं। तो वो एहसास मुझे भी वहाँ हुआ उनको देख के। फिर उनका खैर रिकॉर्डिंग वगैरह हुई। अच्छा, इस बार जो आपका भारत आना हुआ, कोई विशेष प्रयोजन, जैसे विश्व पुस्तक मेला भी लगा हुआ था, शायद आप लोग वहाँ गए भी थे? जी जी भैया, उसमें क्या था कि एक जो पुस्तक अभी हमने जिक्र किया पिन बहुत सारे, तो इसका हमने वर्चुअली तो इसका विमोचन कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हमारे को ये जो जितने भी पापा जी के कवि मित्र हैं या जो लोग नए पाठक हैं, सबके बीच में इस पुस्तक को रखना था। तो एक तो ये हमारा मेन रीज़न था यहाँ आने का कि ये पुस्तक जो है सब लोगों तक पहुँचे और इसको प्रॉपर तरीके से इसका विमोचन हो जाए। साथ साथ ही इसमें एक और जो उन्होंने स्वप्न देखा था, वो एक पुस्तक चाहते थे कि भावना और हम दोनों को, उन्होंने गज़लों में हमें बहुत
मार्गदर्शन दिया कोरोना के समय में, जब हम लोग घर पर थे तो वो हमसे होमवर्क की तरह हमसे गज़लें कुछ करो, सिखाते कुछ थे और करो। कुछ करो करते थे। और उन्होंने ये कहा कि जो बहर होती है गज़लों की, एक बहर पर एक काफ़िए में तुम दोनों गज़लें लिख कर दिखाओ। तो ये भी लिखती थी, मैं भी लिखता था, वो गज़लें हमारी इकट्ठी होती जा रही थी। तो एक टाइम पर उन्होंने कहा कि अब ऐसा है, अब तुम्हारी इतनी इतनी गज़लें हो गई हैं, इसको पुस्तक रूप में लाएंगे जब ये कोरोना काल चला जाएगा, नॉर्मल होंगी सब स्थितियाँ। तो वो बात हमारे मन में कहीं थी। तो वो पुस्तक भी बल्कि उसका नामकरण भी उन्होंने ही किया था, क्योंकि हमने पूछा जब आप कह रहे हैं तो आप कृपया वो भी बताइए। आपने सोचा होगा कुछ ना कुछ, बोले हाँ उसका नाम रखेंगे मिलकर गज़ल हो वाह, जाएंगे। ये तो बड़ा मशहूर शेर डॉक्टर साहब का रहा है। जी, उनका एक शेर क्या है है जो, पूरा शेर, क्या है ये? जी उनका एक शेर है कि अपने मन में ही अचानक यूं सजल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर मिलकर गजल गजल हो हो जाएंगे, जाएंगे। वाह। क्या बात है। तो उन्होंने वो नाम रखा था। तो हमारे मन में वो भी कहीं ना कहीं था कि उनका वो स्वप्न भी पूरा करना है। तो हमने वो पुस्तक भी इसी पुस्तक मेले में इसी पुस्तक के साथ उसका भी लोकार्पण किया। तो ये हमारा अहम कारण। अच्छा भी, जैसे बार बार डॉक्टर साहब की बीमारी का जिक्र हो रहा है, सभी जानते हैं कि कोरोना ने डॉक्टर साहब को हमसे छीन लिया। तो उस दौरान एक तो ये पुस्तक वाली बात आपने की, क्या ऐसा भी कुछ हुआ कि डॉक्टर साहब ने कुछ नया लिखा हो और फोन पर वो आपको सुनाया हो? जी, उस दौरान जब वो हॉस्पिटल में थे तो कारण क्या था कि पहले क्योंकि उनका बड़ा बाल मन था तो घबराहट ज़्यादा थी, क्योंकि हम भावना और हमारी कोशिश रहती थी। और प्रतीक तो लगातार ही उनके साथ नोएडा में हॉस्पिटल के आना बाहर ही जाना एक रहा, तरह से देख रहते रेख थे कि उनकी हाँ रही, जैसे देख भी, पाएंगे। हाँ मिलना संभव नहीं था क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं था उस समय, जो भी गाइडलाइंस थी अपना स्वास्थ्य मंत्रालय की। तो उस वजह से लेकिन बिल्कुल वहाँ उपस्थिति रहती थी, कुछ भी काम हो ताऊ जी को। तो उस समय जब वो चीज़ें चल रही थी तो हमने देखा कि वो बहुत घबराए हुए हैं। तो हमें पता था उनका एक ही साधन है, उनके पास एक सबसे अच्छा तरीका है लेखन। तो हमने उन्हें उसमें उलझाना शुरू किया। हमने कहा उनका मन जो है इन चीज़ों से हटे, क्योंकि आसपास बहुत कुछ ऐसा घट रहा था। उनके ही आईसीयू में वो बताते रहते थे ऐसा हो गया वो हो गया। तो हमने मन हटाने के लिए उनको शुरुआत की, अच्छा ऐसा है पापा जी, हम कुछ लिख रहे हैं और भी। तो उसमें जानबूझ के हम आधी लाइन उन्हें बताते थे कि आप पूरी कीजिए। जिससे वो उसे पूरी कर। हाँ उसे पूरी करें। वो हमने शेर कहा इसमें बनाकर। हमें गाइड करिए। तो गाइड करते थे। फिर हमने कहना शुरू करा जब यहाँ तक वो पहुँच गए। हमने कहा "अब आप भी तो लिख रहे होंगे"। बोले इस समय ऐसे माहौल में कहाँ। हमने कहा नहीं, जब आप हमें बता सकते हैं और आपका ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ कुछ लिखा है। तो कुछ लिखना शुरू हुआ। फिर हमने लगातार उनसे वो मंगाना शुरू किया। हमने कहा भाई आप करिए। तो कभी प्रतीक को भेजते थे, कभी भावना को, कभी मुझे, या कभी सभी को, हम सबको परिवार में वो व्हाट्सएप करते थे कि आज मैंने ये लिखा। और फिर हम उन गिनतियों को हम इकट्ठा करते जा रहे थे उनको। उसको भी हमने बाद में एक पुस्तक रूप में लाए हैं उनके जाने के बाद, जो कभी सोचा नहीं था कि इन स्थितियों में होगा। उनसे बात जरूर होती थी कि हाँ जब आप ठीक होकर आ जाएंगे तो इसका कुछ, इसको पुस्तक रूप में लाएंगे। तो हमने ऐसे उन्हें उलझाया और उन्होंने बहुत कुछ लिखा। करीब 42 गज़लें लिखी हैं उस समय, और 10 गीत लिखे हैं, और बहुत अधूरी गज़लें भी थीं जो अधूरी रह गई। जी, माना कुछ भी नहीं बताएगी, माना कुछ भी नहीं बताएगी। मौत कुछ सोच के तो आएगी। वाह। तो ये ये उनका उनका एक शेर था, उसमें से ही एक उनकी अशार लेके इस पुस्तक का नाम रखा गया। और जो भी उन्होंने गज़लें वहाँ बेड पे लिखी थी वो सारी गज़लें उसमें ली गई। तो उन्होंने जाते हॉस्पिटल जाते में भी भी इतना उनकी सोच ये रहती थी कि किसी को डिस्टर्ब ना करें। डिस्टर्ब ना करे। पूरा जीवन ही उनका ऐसा पूरा रहा। जीवन। तो एक बार भैया के पास भी फोन आता है कि प्रतीक से बोलना कि मेरे को ना एयर लीड मतलब ईयरफोन दे देगा अच्छा, डॉक्टर, जिससे कि मैं कुछ बोलूँ या वीडियो कॉल करूँ तो आसपास डिस्टर्ब ना हो। तो फिर वहाँ जाके उनको पहुँचाई। मतलब आप ये सोच देखिए कि उस समय भी उनको ये लग रहा था कि हाँ भाई कोई डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल। हाँ, दूसरों की चिंता हमेशा। नर्स दूसरी हैं चिंता वहाँ हमेशा पर, रहती थी। वहाँ पर नर्स हैं, वहाँ डॉक्टर्स हैं। और वो कभी वीडियो कॉल पे आते थे तो बातचीत तो कर नहीं पाते थे उस वक्त पे, दिखाते देखिए चॉकलेट भावना खाओगे, मतलब ऐसे इशारे से लिख के। तो ये कहाँ से मतलब आप उनकी हिम्मत बना रहे हैं और वो आपकी हिम्मत बना जी, रहे हैं कि बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में वो आप बैठे हुए कि चॉकलेट खाएंगे। अच्छा, जैसे ये शेरा मौत कुछ सोच कर तो आएगी, तो उस समय तो माहौल भी पूरी दुनिया में एक अलग सा था, वो तो पिता थे। तो आपको कैसा लगा जब इस तरह का शेर अस्पताल में रहते हुए डॉक्टर साहब ने लिखा और आपको सुनाया? जी, उस समय हम भी थोड़ा थोड़ा उनकी मनस्थिति समझ पा रहे थे कि शायद ये पंक्तियां दी आई हैं तो कहीं ना कहीं वो भीतर भाव इस से तरह हाँ के कुछ हैं। अलग भाव आ रहे हैं। क्योंकि वो तो जैसे आपने कहा सकारात्मकता उनका, उनकी पहचान थी उनकी कविताओं की और गज़लों की। तो हमने तुरंत नाराज़गी जाहिर करी जब उन्होंने वो भेजा।
कि आप ये आपकी हो ही नहीं सकती, आप कैसे लिख रहे हैं, सब आप तो नहीं ठीक लिख सकते, है, सब positivity चीज़ें ऐसे का हैं। आपकी सोच से हट कर है। हाँ, तो वो सुबह सुबह का वक्त था, 5:30 बजे के आसपास। तो जब हम ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए थे, सूरज निकल रहा था पेड़ों के बीच में से, तभी मैंने तुरंत उसका एक चित्र लिया और चित्र लिख के उसके ऊपर उनकी जो मशहूर शेर है, उस शेर को उसमें लिखा कि जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक कार्ड बनाया, उन्हें भेजा कि नहीं आप तो ऐसा लिखते हैं, तो ये आपने कैसे लिख दिया? और बोले वही नहीं नहीं उनका ये लिखा हुआ कार्ड मैंने उनको दिखाया, क्योंकि आपको भी दिया होगा। वो कभी ना कभी हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि हमारा दर्द हमारे चेहरे पे आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता, जितने भी लोग हम मिलते हैं, तो वो जैसे मेरे पास लिखी हुई उनकी पंक्तियाँ हैं, कभी ऐसा वक्त गुजरा कि उन्होंने मुझे वो लिख के दिया कि होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए और ज़िंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। तो उनको बस ये कहना था, ये आप क्या लिख रहे हैं कि वो कुछ सोच के, था कि आप तो वो व्यक्ति नहीं है, ये किसने लिखा है। तो उस तरह का उसके बाद फिर उन्होंने आगे जितनी भी लिखी हैं बहुत उसके बाद सकारात्मक कभी लिखी नहीं, हैं, फिर सब सकारात्मक। चीज़ें बहुत। उन्हीं से हम वो चीज़ें सीखते हैं, लेकिन हमने उस पॉजिटिविटी। पुस्तक का शीर्षक वो जरूर रखा, क्योंकि तब तक सब चीज़ें घट चुकी हाँ नहीं, थी। वो तो फिर वो तो ज़रूरी भी है। अच्छा, डॉक्टर साहब की बड़ी मशहूर पंक्तियां हैं, वो जिंदगी यूं भी चली मीलों तक। वो आपको कुछ याद है भैया उसका? अगर याद है तो, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब के साथ जब किसी कवि सम्मेलन मुशायरे में जाता था या हम वापस लौटते थे, तो उनसे मैं ये गीत उनका, ये है तो गजल लेकिन गीत रूप में है, जी, जी। जरूर सुनता था। तो एक बार उनकी याद ताजा हो जाएंगी, जी जरा जरूर। गुनगुना हाँ, दीजिए। मेरा भी सौभाग्य रहेगा और मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपको उन्हीं के ही हाँ बिल्कुल तरीके से सुनाता हूँ। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, जिंदगी यूं ही जली मीलों तक, वाह। चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं ही जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। और उसमें एक शेर और है, उसको कहता हूँ। प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर, प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर, खत्म होती ही नहीं दुख की गली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। क्या लिख कर गए हैं, वाह कमाल। वाह। हाँ, बिल्कुल आंखों में नमी छा गई, क्योंकि ये गज़ल मैं बहुत सुनता है डॉक्टर साहब से। अच्छा भैया, कुछ और डॉक्टर साहब की स्मृति में जो आप लोग करना चाहते हो, आप दोनों, आप तीनों के डॉक्टर साहब, आपके कुछ मन में हो कि ये मैं करूं अपने पिता के लिए साहित्य के क्षेत्र में? हाँ, वैसे तो खैर उनसे जो विरासत में मिला है हमारा लेखन, तो हमेशा वो कहते थे कि लेखन जो है उसको तो जारी रखना है। तो वो तो हमारी कलम से, हम उनके आशीर्वाद से, माँ शारदे के आशीर्वाद से कुछ ना कुछ प्रयासरत रहते ही हैं। लेकिन जहाँ तक उनके लिए करने वाली बातें हैं, तो कुछ चीज़ें उनके मन में थी जो अक्सर बातचीतों में रहती थी, क्योंकि वो भी एक अलग तरह के और संकोची हाँ, स्वभाव के बहुत थे ही। ज़्यादा तो मर्यादित जिसको कहना हाँ, चाहिए, हमेशा बिल्कुल। मर्यादा में रहते तो कई बातें, क्योंकि जब पुत्र से मित्र होने का एक सौभाग्य मिल चुका था, तो दिल की सारी बातें आपस में हम उनसे, वो हमसे एक मित्र के रूप में करते थे। तो कई बातें उनके मन में ये भी थी कि ऐसा है कि हाँ, मेरा लेखन तो है ही, लेकिन साथ में मैं दुनिया को, समाज को भी कुछ दे के जाना चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हों। और जो मेरी अब तक की जीवन जो रहा है, तो जहाँ जहाँ जिस पड़ाव से मैं गुजरा हूँ, उन जगह भी मैं कुछ ना कुछ अपनी दोबारा उन्हें कुछ समर्पित करना चाहता हूँ। तो उनका मन था कि जैसे वो चंदौसी में, आप लोग जानते हैं, उनका प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक वहीं रहे वो। तो वहाँ उनका जो कॉलेज था, जो स्कूल था, कॉलेज था, फिर डिग्री कॉलेज था, वहाँ भी उनका मन था मैं वहाँ जाऊँ। फिर जिस गांव में उन्होंने समय बिताया, वहाँ भी उनका मन था कुछ जाएं। तो हम लोग भी उन बातों को याद करते हैं। हमें याद रहता है कि उनका मन था कि अगली बार जब आओगे फिर दोबारा लेकर चलना मुझे वहाँ पर। इस बार मैं ना वहाँ स्कूल में जाके एक ऐसा कुछ करके आना चाहता हूँ। तो जो बातें स्मरण में थी, कुछ वीडियोस में उस समय शूट भी कर रहा था, तब भी वो बोल रहे थे, वो सारी बातों को लेके हम सब एक लिस्ट बनाए हुए हैं।
जो उनका प्रकाशित चीज़ें हैं जितनी हम तक उपलब्ध हैं वो भी हम साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन साथ में जैसे एसएम कॉलेज में हमने उनके नाम से, उनकी स्मृति में डॉक्टर कुंवर बेचैन स्मृति न्यास के नाम से वहाँ पे एक वाटर कूलर किया है, जो प्रतीक मतलब हमारे चाचा जी श्री राजकुमार सक्सेना जी, उन्होंने ही उसका एक तरह से वो किया था, जब भेंट की थी तो वही वहाँ उपस्थित थे। वहाँ वो लगा दिया गया है। हाँ, वहाँ लगा दिया गया है और पापा जी का उसमें चित्र है, और सब लोग क्योंकि उस कॉलेज से वो जुड़े हुए थे, तो ऐसे हुआ। ऐसे ही जिस गांव में वो रहते थे वहाँ भी प्राइमरी स्कूल है, तो वहाँ भी हमने छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में जो भी उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय आता है उनको चंदोसी में उनके नाम की एक पार्क और एक रोड का नाम भी प्रस्तावित है। अच्छा, तो जो वहाँ के चेयरमैन हैं नगर निगम के, उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया है। डीएम से ऑर्डर की वेट है, तो शायद वो भी पॉसिबल हो जाए। चलिए, चंदोसी की बात हुई तो मुझे याद आ रहा है कि डॉक्टर साहब ने कुछ इस तरह का बताया था कि बिल्कुल शायद जब उनकी शुरुआत ही थी, उन्होंने कोई ऐसी रचना लिखी थी कि उनके टीचर को भी यकीन नहीं हुआ था कि ये उनके स्टूडेंट ने। वो अगर आपको याद हो क्या बात थी वो ब्रह्मस्वरूप मास्टर थे, रचना शायद भैया को याद होगी वाली। हाँ, लेकिन आप वो किस्सा बताइए। किस्सा बताइए। हाँ, किस्सा ये बहुत जरूर था। मजेदार किस्सा है। हाँ, वो ताऊ जी उस समय छोटे थे, पढ़ते थे, तो एक उनके गुरुजी थे ब्रह्मस्वरूप मास्टर। हाँ। तो वो सबको उन्होंने लिखने के लिए दी कि भाई आप जो है ये कविता लिख कर आइए। तो जब ताऊ जी ने उनको आके दिखाया तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये इन्होंने लिखी है। तो उन्होंने उनको बहुत अच्छे से डांटा कि ये तो तुम किसी की चुरा लाया। क्योंकि उम्र इतनी कम थी, शायद 9th क्लास में थे। हाँ, 8th या 9th की बात होगी। तो उनसे बोला कि एक काम करो, अब दोबारा लिख कर लाओ। अब दोबारा लिखने गए तो ताऊ जी घबरा गए, उनसे लिखा नहीं गया। तो उसके बाद जो है काफ़ी टाइम हो गया, उन्होंने फिर उनको बुलाया, वो कि आपने लिखी है? बोले हाँ लिखी तो मैंने ही है, लेकिन अब जो है थोड़ा सा घबराहट सी हो रही है। तो उसके बाद खैर उन्होंने जो अध्यापक थे उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि यदि ऐसा है तुम तसल्ली से समय लो, लेकिन यदि ये रचना तुम्हारी है तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ का साक्ष्य दो। फिर दोबारा गए तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, तुलसीदास जी की जीवनी तो तुम्हें आती है? बोले आती है कि अच्छा तुलसीदास जी पे आप कुछ लिख कर लाओ। तो उन्होंने उस समय पापा जी ने कुछ 2 पंक्तियां उन्हें भी याद रहती थी, अक्सर हम सुनते थे, तो यही था कि जिस ग्राम में उनका जन्म हुआ था कि उसमें जन्म हुआ था, नाम था उनका तुलसी, और उनकी माता का नाम था हुलसी। ये 2 पंक्तियां लिख के वो गए और बड़े रोते हुए गए कि आप जो मास्टर जी जो भी कहते होंगे कि आप विश्वास करिए वो सब मेरी ही है, मैंने लिखी है, लेकिन अब देखिए ये है। तो जब उन्होंने वो पंक्तियां पढ़ी तब उन्हें शाबाशी दी और एक दिन उन मास्टर साहब को भी गर्व हुआ होगा अपने शिष्य पर, इतना नाम डॉक्टर साहब ने कमाया। बाद तक भी आशीर्वाद। अच्छा भैया, आपने तो शुरू से डॉक्टर साहब को देखा है, तो किस तरह लेखन का कोई विशेष समय डॉक्टर साहब रखते थे, या कभी भी कुछ उतरता था तब लिख लेते थे? कुछ स्मृतियों में जो आपके बहुत पुराने से पुराना जो कुछ आ रहा हो। वैसे तो खैर व्यस्तताएं उनकी जब हम इधर आ गए थे नेहरू नगर, जब उन्होंने घर का निर्माण किया था तब से ज़्यादा बढ़ गई थी। उससे पहले वो एक बिल्कुल सम्मेलनों का क्या होता था कि उन दिनों इतने होते भी नहीं थे, और पापा जी एक नवांकुर थे, तो उस समय दूरदर्शन और उसके अलावा बाकी समय वो परिवार के साथ देते थे। तो जब परिवार में होते थे तो अक्सर उनका उस समय पीएचडी भी कर रहे थे, तो वो भी स्टडी कर रहे होते थे, तो हम देखते थे वो पढ़ रहे हैं अपनी टेबल चेयर पे, हम सो गए, हम उठ गए, फिर भी देख रहे हैं, सुबह तब भी वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं कुछ ना कुछ। तो वो पीएचडी की भी मेहनत थी, और साथ साथ उनकी एक अलग डायरी रखी होती थी जिसके अंदर वो कुछ ना कुछ अपना साहित्य वो भी लिखते थे, जो काव्य चल रहा होता था उनका। और वो करते करते जब हम वो देखते थे कि उनका तरीका क्या है, तो कभी कुछ गुनगुना रहे हैं इधर से उधर कमरे में जा रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे उनके नदी बोली या ये सारे जो गीत हैं ऐसे ही जन्म लिया। और जब वो पहले धुन साथ चल रही है और साथ साथ शब्द उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं, उस दौरान यहाँ पर एक शिलर इंस्टीट्यूट बीके मित्तल, हाँ जी बीके मित्तल जी, तो बीके मित्तल जी जो थे वो उस समय दिल्ली गेट पर शायद कोई एक छोटा सा उनका वो था, तो उनके पास एक टेप रिकॉर्डर था शार्प का, और पापा जी का मन था कि कोई ऐसी नई चीज़ आई है, तकनीक आई है, तो मैं उसे लूँ अपने पास। तो उनसे बात हुई कि आप बताएं आप ये कहाँ से मिल सकता है और कितने, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार था हमारा, उस तो समय उसकी बड़ी वैल्यू भी थी, सोचना पड़ता था। तो सुभाष जो मित्तल जी हैं, डीके मित्तल जी, उन्होंने कहा कि ऐसा है आप जो है इस मेरे वाले को आप ले लीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बताइए कहाँ से होता है और कितने का होता है, तो मैं उसके लिए कुछ कलेक्ट करना शुरू करूँ। तो उन्होंने फिर एक
उन्होंने अपना ही वो सेकंड हैंड जो था, बोले नहीं मुझे डॉक्टर साहब बेचना है, मैं बेच देता हूँ। बोले फिर आप इसकी राशि बताइए। उन्होंने वो लिया और वो घर में रहता था हमारे, और पापा जी को इतनी आदत हो गई थी कि हर चीज़, 2 पंक्तियाँ हैं कुछ हैं, वो उसमें रिकॉर्ड करते रहते थे, फिर वो चलता रहता था बार बार वही चीज़ें। तो वहाँ से उनका लेखन का शुरू हुआ, और बाद में आते आते तो खैर ये स्थिति हो गई थी। अब जब थे, अब उनका एक नियम था कि सुबह सुबह जब स्नान करके आते थे, माँ सरस्वती की एक तस्वीर हमारे घर में है, उसके सामने बैठ के वो उनको हाथ जोड़ते थे, और उसके बाद एक वहाँ डायरी रखी हुई थी, और उनका ये नियम था कि जब मैं सुबह आऊँगा और पूजा करूँगा, पूजा के बाद मुझे उसमें कुछ ना कुछ लिखना है, चाहे वो गीत हो, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो माहिया हो, चाहे वो दोहा हो, कुछ ना कुछ उन्हें करना होता था। तो ये लेखन का उनका तरीका था, और इतना चलते फिरते वो लिखा करते थे कि जब उन्हें 2 व्हीलर हमारे घर में आया, और उसके बाद 4 व्हीलर जब आया, तो हमने कहा आप ये सीखिए। तो उन्होंने 2 व्हीलर भी नहीं चलाना पसंद किया। उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिमाग जो होता है ना सोच में रहता है, तो मैं कुछ ना कुछ गलती कर जाऊंगा, मेरे बस की चीज़ नहीं है। तो वो हर वक्त जीते थे, कविता को जिया करते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत उम्दा शायर, कवि थे, साहित्यकार थे, चित्रकार बहुत अच्छे थे, आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। और डॉक्टर साहब का गायन तो मतलब ऐसा गायन मैंने कहीं नहीं देखा। तो क्या इसकी कहीं कोई ट्रेनिंग उन्होंने ली थी, या ये सब कुदरती था? ये एकदम तरन्नुम कुदरती बिल्कुल था। अलग बनाते थे डॉक्टर साहब। सही कहा आपने। उनकी कितनी गजलें हैं जो एक ही बहर पर लिखी गई हैं, हाँ। लेकिन हर गजल का अलग ही तरन्नुम एक अलग होता था। तरन्नुम है। तो उनके ये गॉड गिफ्टेड था, ईश्वर का ही उन पे ताऊ जी आशीर्वाद था। बांसुरी भी बजा दिया करते थे अगर। हाँ, बांसुरी बांसुरी भी भी और बजा- हारमोनियम बांसुरी, भी। हाँ। बांसुरी सीखकर आए थे, उससे हम वंचित रह गए। हमें सुनाया करते थे वो। हाँ, सही कहा बांसुरी वो पर मैंने भी, सुना हुआ। और माउथ ऑर्गन भी थोड़ा आता था उन्हें। तो हल्का हल्का उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ आसपास में मित्रों से सीख सकते थे ऐसे, लेकिन जो प्रॉपर एक शिक्षा ली जाती है ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। और हम भी उन्हें यही कहते थे कि आपकी जो धुनें हैं, तो आप बिल्कुल तो अलग, लीक से संगीतकार हटके भी हो सकते हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे जो उनकी जो गीत फिल्मों में आए भी, तो संगीतकार को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने कहा जो उनकी तरन्नुम है, हम तो जो तरन्नुम उनका है उसी में ही हम इसको करेंगे। ये याद आ रहा है, म्यूजिकल ये कंपोज। उनका फिल्म में आया था, दिल पे मुश्किल है बहुत, दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। तो इसकी तरन्नुम वही थी जिसमें डॉक्टर साहब गाया करते जी थे। जी जी। और ऐसे ही बद्री वाला गीत में भी यही हुआ। बिछुए वाला गीत जो था वो तो रविंद्र जैन जी ने संगीत दिया था और हेमलता ने गाया था। उसमें जरूर रविंद्र जैन जी के साथ जब पापा जी का वो चल रहा था, तो उन्होंने कहा भाई मित्र तो थे ही, क्योंकि कविताएं भी करते थे रविंद्र जैन जी। तो उन्होंने कहा ऐसा है कुंवर साहब, इसमें जो है ना अब तक आपकी सारी वो चली, लेकिन मैं अपनी छाप डालना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसका जरूर एक अलग धुन करी, वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। भावना जी, कुछ डॉक्टर साहब की पंक्तियां जो आपको याद हो तो। ये भी आप चर्चा कर रहे थे, बल्कि मैं तो प्रदीप भैया को कहने वाली थी, उनको बहुत पसंद है ये बदरी बाबुल के अंगना जाइयो। अरे ये तो सदाबहार है। है ना, कौन सुनाना पसंद करेगा ये? बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो तड़पियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की आँखियाँ, वाह। बिटिया की आँखियाँ। अच्छा भैया, ये जो शीर्षक है पिन बहुत सारे, में सोच रहा था थोड़ा गहराई में जाके कि आमतौर पे पिन शब्द का इस्तेमाल कविताओं में नहीं होता। हम शायरी की बात करें तो खार, कांटा, हिंदी में कांटा है, कांटा और खार का इस्तेमाल होता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने पिन का इस्तेमाल किया। तो मैं सोच रहा था कि इसका क्या कारण रहा होगा। तो मुझे ये लगा कि क्योंकि कांटा या खार तो कभी कभी मिलता है जब आदमी थोड़ा गलत रास्ते पे चले या कभी रास्ते में चले। पिन घरों में बहुत होती हैं और हमेशा हमारे साथ ही होती हैं, क्योंकि घरों में होती हैं तो उनसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो ये एक नया प्रयोग मुझे लगा, शीर्षक में भी एक नया प्रयोग डॉक्टर साहब ने किया। पिन बहुत सारे, और बहुत सारे शब्द इसमें वो लाए हैं, कम नहीं होते। तो इसका काव्य संग्रह का कोई एक गीत, कोई नवगीत अगर आप सुनाना चाहें तो। जी भैया, और आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि नवगीत संग्रह था, तो नवगीत का मतलब ही ये होता है कि आप कौन सी उपमाएं ला रहे हैं जो आपके इर्द नया गिर्द प्रयोग। नया प्रयोग। तो उसमें जो उनका पिन बहुत सारे जो गीत था, उसी गीत की कुछ पंक्ति में उन्हीं के अंदाज में आपको रखता हूँ स्वागत। कि उससे आप समझेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, पिन का क्या मतलब है। जिंदगी
की मेज पर रखी हुई, इस समय की मेज पर रखी हुई, जिंदगी है पिन कुशन जैसी, जिंदगी का अर्थ चुभना हो गया क्या बात है, और चुभने के लिए हैं पिन बहुत सारे। वाह। तो ये इसका शीर्षक गीत था। तो पिन जो हमारी जिंदगी के दिन है, उससे उन्होंने इसकी उपमा दी थी। उपमा दी है। अच्छा, जो आपका गज़ल संग्रह मिलकर गज़ल हो जाएंगे, कुछ उसकी कुछ पंक्तियाँ। जी बिल्कुल, मैं एक मतला और 2 शेर आपके सामने रखती हूँ। स्वागत है। जी, मतला देखिएगा। इस बार कह ही दूंगी यही सोचती हूँ मैं, इस बार कह ही दूंगी यही सोचती हूँ मैं, पर दिल के अपने राज कहाँ खोलती। हूँ बहुत मैं। अच्छा, बहुत अच्छा। पर दिल के अपने राज कहाँ खोलती हूँ मैं। और देखिएगा कि दुनिया की बेहिसी ने किया जख्म दिल मेरा, वाह। कि दुनिया की बेहिसी ने किया जख्म दिल मेरा, भर दे जो जख्म वो ही दवा खोजती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत भर अच्छा। दे जो जख्म वो ही दवा खोजती हूँ मैं। और एक शेर और देख लीजिएगा कि छीना है जिसने जीने का ही हक मेरा यहाँ, कि छीना है जिसने जीने का ही हक मेरा यहाँ, उस टूटते रिश्ते की घड़ी जोड़ती हूँ। क्या बात है, क्या बात उस है। टूटते रिश्ते की कड़ी जोड़ती हूँ मैं, और इस बार कह ही दूंगी यही सोचती हूँ। प्रगीत भाई, जुगलबंदी हो जाए। जी जी बिल्कुल। तो जैसे हमने बताया था कि इसमें रदीफ एक रखे थे और काफ़ी ये मिलते जुलते थे ही, लेकिन क्योंकि इन्होंने चुनाव ऐसा कर लिया, सोचती हूँ मैं तो ई हूँ मैं वाला नहीं, तो मेरे को ताहू मैं आना था। तो मेरी इस गज़ल में इस तरह से मैंने कहा है, नाराज अपने आप से जब भी हुआ हूँ मैं, वाह। नाराज अपने आप से जब भी हुआ हूँ मैं, खुद को मिटा के एक नया फिर से बना हूँ बहुत मैं, अच्छा, बहुत अच्छा। खुद को मिटा के एक नया फिर से बना हूँ मैं, और अपनी हर एक सांस में जीता हूँ आपको। पिताश्री को समर्पित है कि अपनी हर एक सांस में जीता जीता हूँ हूँ आपको। आपको, कुछ इस तरह से आपसे रहता जुड़ा हूँ मैं, बहुत अच्छा, कुछ बहुत इस अच्छा। तरह आपसे रहता जुड़ा हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा प्रगीत भाई, जैसे कि डॉक्टर कुंवर बेचैन इतना बड़ा नाम साहित्य जगत में, यूँ तो उनको सैकड़ों पुरस्कार मिले, सम्मान मिले, कोई कमी नहीं रही, बहुत कुछ ज़िंदगी ने दिया, लेकिन मुझे लगता है कि वो इससे कहीं ज़्यादा के हकदार थे। और मैं आपको बताऊं, मैंने व्यक्तिगत स्तर पर भी कोशिश की। जो यहाँ के विधायक थे, मंत्री थे उस समय यूपी के, अब सांसद हैं अतुल गर्ग, उनके माध्यम से भी कोशिश कराई। सुरेश खन्ना जो मंत्री हैं, वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके माध्यम से कोशिश कराई डॉक्टर साहब को पद्मश्री मिले। तो क्या इस तरह के कुछ प्रयास आपकी तरफ से भी हुए, या आप देखते हैं कि जब किसी का भी नाम सम्मान के लिए आ जाता है, डॉक्टर साहब जैसा नाम नहीं आ पाता? अब मुझे याद है डॉक्टर साहब से इस बारे में जब भी बात होती थी, वो कहते थे अरे हम क्या करें इसमें, कुछ कर ही नहीं सकते। तब आपको एक बेटे के नाते क्या आपको महसूस होता है? जैसा आपने सोचा, क्योंकि आप भी शिष्य थे तो आप हमसे बड़े हैं, तो आपका हक तो उन पर ज़्यादा था, और साहित्य से जुड़े होने की वजह से वास्तव में आपके मन में जो बात आई वही पुत्र रूप में मेरे भी मन में आती थी। और यही कारण था कि उनकी उपस्थिति में भी पिछले 6-7 वर्षों से मैं लगातार, क्योंकि उसमें होता है कि आपको ऑनलाइन सबमिट करना होता है, कुछ होता है, तो मैं पापा जी से अक्सर कहता था कि ऐसा आपका इतना संपर्क है, कई चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इसमें यदि कहीं कोई बड़े व्यक्ति या कुछ उस चीज़ से वो मिल जाए, तो वो बड़े संकोच वाले व्यक्ति थे और बहुत संतुष्ट भी थे साथ में। वो ये कहते थे मुझे जितना मिला है ना, वो भी मुझे ईश्वर की कृपा से बहुत ज़्यादा मिला है, इससे ज़्यादा मुझे कोई किसी तरीके की कोई इच्छा नहीं रह गई है कि कोई चीज़ ऐसी हो। तो हम कहते थे लेकिन पुत्र रूप में या संतान के रूप में मन करता है कि कुछ ना कुछ हम करें। तो मैं जब भी भारत आता था तो अक्सर मैं जाता भी था उनको कि कहीं डीएम ऑफिस से हो जाना। यश भारती के लिए भी मैंने बहुत प्रयास करा, तो पूरी इतनी बड़ी बड़ी फाइलें बना के मैं ऑस्ट्रेलिया से प्रिंट करके लाता था और उनके से ये कहता था आप इतना मेरी बात मान लीजिए कि मेरे साथ चले चलिए। और उसमें भी बड़ा संकोच करते थे, नहीं नहीं। तो मैंने बहुत प्रयास किए और कई बार चीज़ें ऐसी हुई जो हमें सूचना मिल रही थी कि लगभग होते होते चीज़ें बदल गई, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इतना आसान नहीं होता केवल साहित्यिक
परिदृश्य नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे लोगों का हालांकि अब समावेश काफी होता है। सुधार हुआ है व्यवस्था में, तो अब हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि सच कोई कहा बड़ा आपने। सम्मान डॉक्टर साहब को मरणोपरांत मिल सकता है। और बल्कि यदि आपको याद होगा तो जो कवि प्रदीप सम्मान, उनका जो अंतिम सबसे बड़ा एक आयोजन उन्होंने शायद मध्य किया था, प्रदेश में मध्य हुआ प्रदेश था। भोपाल में, अभी कल भोपाल हम भी भोपाल थे, वहाँ जी बातचीत जी चल रही हाँ, थी। सब याद कर तो रहे थे उन्हें। वहाँ वो सम्मान के लिए मैंने कम से कम 4 वर्षों से लगातार वो वहाँ से मैं कोरियर करता था सीधा मंत्रालय को मध्य प्रदेश में। पापा जी को पता नहीं था उस चीज़ का कि उनके नाम का कोई सम्मान का वो हो रहा है। जब वो सम्मान निर्णय आ गया, उस समय उनके पास सूचना आई, अशोक चक्र अंकल जी के पास भी सूचना आई। तो पापा जी ने उनसे बात करी कि भाई मुझे तो याद आता नहीं मैंने इस चीज़ के लिए कुछ किया था। तो अशोक चक्र अंकल जी से मेरी आपसी बातें होती थी। मैंने कहा मैं ये करता हूँ, वो मना कर देते हैं पापा जी, लेकिन मेरा मन है। तो वो उन्होंने बताया कि नहीं ये प्रगीत ने आपके अप्लाई की थी, 5 वर्षों से वो लगा हुआ है और अब ये आपका नाम इसमें आया है, और हम सब कवि लोगों का भी इसमें वो था, जो भी एक उनकी मीटिंग हुई थी। तो वो आखिरी एक बड़ा आयोजन था जो कवि प्रदीप सम्मान उनको इतना बड़ा एक मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मिला। तो प्रयास लगातार रहे, लेकिन और आगे भी रहेंगे। उनकी तरफ से कोई सपोर्ट ऐसी हाँ, नहीं नहीं थी हुआ, वो जो नहीं चाहते कि तो अपने लेवल पे जो कर पाए वो कर पाए। अच्छा भैया, जिन लोगों ने डॉक्टर साहब को सुना है और आपको सुनते हैं, तो अगर आंख बंद करके सुने तो लगता है कि बिल्कुल डॉक्टर साहब ही गा रहे हैं या डॉक्टर साहब ही बोल रहे हैं। तो ये सब भी कुदरती है या कहीं ना कहीं आपने शुरुआत में कुछ कॉपी करने की कोशिश की अपने पिता की? जी बिल्कुल लगता है जैसे डॉक्टर साहब ही बोल रहे हैं। नहीं, ये सब ईश्वर की कृपा रही। आशीर्वाद कहेंगे या पापा जी का आशीर्वाद कहेंगे, पिताश्री का आशीर्वाद, क्योंकि ये मेरे शुरुआती तौर से ही जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो गांधर्व संगीत में संगीत सीखता था। तो आपको पता है जब बच्चे बड़े होते हैं, स्पेशली लड़कों में ये होता है कि मैं पहले जो था पतली आवाज़ थी, तो हाँ, फिर उन भारी महिलाओं बनाया के था साथ 14-15 साल फिर की। आवाज़ बढ़ती है जब चीज़ें होती हैं। तो उस समय मेरी आवाज़ ऐसी हो गई कि जब घर पर फ़ोन लोग करते थे तो मैं फ़ोन उठाता था, क्योंकि पापा जी अक्सर बाहर होते थे। तो जैसे ही मैंने फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो सब लोग कहते थे नमस्कार डॉक्टर साहब। फिर मैं कहता था कि नहीं नहीं मैं प्रगीत बोल रहा हूँ। तो ये एक रोज़ का एक वो था, तो कहीं ना कहीं लगने लगा था। और पापा जी भी जब कभी मुझे फ़ोन पर बात करते थे, बाहर से घर फ़ोन किया हो, तो कहते थे नहीं लोग सही कहते हैं, कहीं ना कहीं आवाज़ में वो चीज़ आई है। मैंने कहा ये स्वाभाविक है, आनी चाहिए। फिर गाने, और जब हम उनका कोई भी कविता वो गजलें, करते हैं गीत, तो कविताएं। इतना कंठस्थ हो चुका है सब चीज़ें कि वो किस तरह से करते थे, ये था। तो आवाज़ वाली चीज़ तो खैर नियंत्रण से बाहर है, जो भी चीज़ है ईश्वर का आशीर्वाद है। लेकिन हाँ, बाकी प्रयास ये रहता है कि उनके 1% भी हम कुछ कॉपी मैं कर बिल्कुल पाएं। वहीं पर आने वाला था कि आवाज़ और अंदाज तो मिलता जुलता है। तो डॉक्टर साहब इतने बड़े रचनाकार, कभी मन में आता है कि उन जैसा कुछ मैं रचना कर पाऊँ, कुछ लिख पाऊँ, और रचना के अलावा जीवन में मैं कुछ उनके गुण उतार पाऊँ, या मैंने उतारे हैं, या मैं आगे कोशिश करूँ। हर पुत्र की ये इच्छा होती है कि पिता की तरह मैं भी अच्छा बन सही पाऊँ। बात है। देखिए वो भी जैसे थे एक सेल्फ मेड व्यक्ति थे, हमेशा उन्होंने अपना जीवन, क्योंकि बचपन में माता पिता और कोई नहीं थे, तो अपने आप उन्होंने जीवन संघर्षों से जिया, और शायद तभी उन्हें वो कवि बना पाई। उनका वो कहते भी थे मेरा सबसे अच्छा जो गुरु है, सबसे बड़ा गुरु जो है वो दुख है, दुख ने मुझे कविताएं सिखाई हैं। तो हम उनके साथ जो रहे, तो हमारा ये सौभाग्य था कि बचपन से हमें शुरुआती दौर के बाद फिर थोड़ा थोड़ा संपन्नताएं और जितनी जरूरतें थी उस हिसाब से हम बहुत अच्छे जो तरीके अभाव से डॉक्टर साहब ने झेले बचपन में, वो आप तक उन्होंने कभी नहीं आने दिए। लेकिन फिर भी क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें विरासत में आती हैं, तो विरासत के नाम पे हमारा मन यही करता था कि ये जो लेखन है, क्योंकि हम खुद प्रभावित होते थे। संवेदनाएं तो थी। हाँ, संवेदनाएं तो वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए। शुरुआती दौर पे मुझे याद आता है कि जब मैंने लिखना शुरू किया, तो उस समय यहाँ पर चौधरी गोष्ठी कक्ष है, हाँ, बिल्कुल। उसमें एक गोष्ठियाँ हुआ करती थी, और हरियंत्र चौधरी जो चौधरी। थे वो बहुत प्रेम करते थे हमारे परिवार से। तो उनके साथ ये होता था कि भाई जो भी कुछ है बिल्कुल घर की तरह थे वो। तो मैंने छोटा छोटा कुछ लिखना शुरू किया। तो पापा के साथ गोष्ठी में जाते थे तो वो मुझे आवाज़ देते, प्रगीत इधर आओ, माइक पे बोलो। अब मैं भी संकोची था, बहुत शर्माता था। तो एक बार मैंने एक अपनी टूटी फूटी गज़ल जो उस समय लिखी थी, जिसमें पापा जी का ज़्यादा हाथ नहीं लगा था, वो लिखी, और वो मैंने वहाँ पढ़ी। वो हिंट में मेरा अगले दिन कवर पेज पे फोटो भी आ गया और बहुत हो गया, और मैं बड़ा शर्मा रहा था। मैंने कहा इतना, मैं उस समय 9th में था। तो उसके बाद क्या हुआ कि पापा जी सम्मेलनों में बिजी थे, तो अक्सर मेरे को यहाँ पर आमंत्रण आने लग गए कि भाई गोष्ठियाँ होती हैं गाजियाबाद में, माहौल ऐसा है। तो धीरे धीरे
कानों में ऐसा भी लगा, कुछ लोग कहते हैं यदि कुछ अच्छा कह जाता था, जब तक नासमझी का था तो सब मेरा था, नहीं यदि कहीं कुछ अच्छा कह पाए तो ये होता था कि अच्छा ये पापा से पापा जी तो अंदर से कुछ ये लगा। ये बात तो पापा रहेगी। मैंने पापा जी को कहा भी, मैंने बल्कि एक शेर भी कहा था कि गलतियां करता हूँ लिखने में चलो अच्छा ही है, अच्छा ही है। गलतियां करता हूँ लिखने में चलो अच्छा ही है, वरना कहते लोग पापा से है लिखवाया हुआ। तो मैंने उस समय ये भी थोड़ा- आपने शायद कुछ दिन पहले फेसबुक पे भी डाला था या जी, कोई जी, पुरानी जी। पोस्ट आई होगी, मैंने पढ़ा था ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ें मेरे को कुछ डायरी तक सीमित कर गई, डायरियों में मैं लिखता रहा, लेकिन आगे लिखने में मुझे संकोच होता रहा। लेकिन उसका श्रेय फिर पापा जी को देंगे, जब आगे ये सोशल मीडिया वगैरह आया तो उन्होंने कहा डायरी निकालो, और भावना को दूंगा मैं। इन्होंने दोनों ने मिलके इस तरह से मेरे पीछे वो बोले नहीं अब तुम आओ और अब तुम इन चीज़ों को आगे लाओ, और ठीक है जब तुम खुद ही कह चुके हो गलतियां करते हैं तो गलतियां करो, तब तो कोई ये कह ही आपको नहीं सकता। प्रोत्साहित किया, ये उनका स्वभाव था। सब नए नए रचनाकार, आप तो बेटे थे लेकिन सबको वो अपने से आगे देखना चाहता सच है। बात है। अच्छा, मैं ये तस्वीर देख रहा हूँ भैया, और मुझे एक शेर याद आ रहा है दिल्ली के शायर का कि मैंने भी देखने की हद कर दी, मैंने भी देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से निकल आया। हाँ, क्या बात है। क्या तो अगर डॉक्टर साहब सपने में कभी आपके सामने आते हैं या हकीकत में आपके सामने आते हैं, तो आप क्या उनसे कुछ कहना चाहेंगे? कोई बात? जैसे मैं कभी कभी अपने बारे में सोचता हूँ कि अगर भगवान कभी मुझे मौका दे तो मैं एक बार अपने पिता से मिलना चाहता हूँ, अपने स्वर्गीय पिता से। तो अगर ये मौका कभी आपको मिलता, आप क्या उनसे कहना चाहेंगे? कोई बात मन में आपके? आपने बहुत एक भावपूर्ण प्रश्न किया है। और जब वो नहीं रहे थे, और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पूरा बंद था, सेवाएं बंद थी, कोरोना उड़ानें की बंद वजह थी, से। तो बहुत घुटन थी, बहुत चीज़ें थी, परेशान भी रहते थे। तो उन दिनों भी यही होता था कि विश्वास नहीं होता था, ये लगता था ये सब झूठी खबर है, हम भारत जाएंगे, पापा जी फिर वहीं मिलेंगे दरवाजे पर कि हाँ आ गए बेटा, सब चीज़ें, क्योंकि सब कुछ किया नहीं था, सब प्रतीक के हाथों से ही उनका अंतिम वो हुआ। तो हमेशा ये रहता था कि यदि पापा जी दोबारा आए तो सबसे पहली चीज़ तो ये लगता था कि उन्हें कस के पकड़ लूँगा, अब कहूँगा अब आपको हम कहीं जाने नहीं देंगे। दूसरा जो उनसे एक ये रहता था कि जब आप हमारे मित्र हैं और कल तक आप हमारे हर चीज़ की दुख सुख हर चीज़ में हमारी मदद करते थे, हमें सलाह देते थे, किसी भी मेरी बच्चियों तक को भी वो सलाह देते थे, हर उम्र के साथ वो वैसे ही हो जाते वैसे थे। हो जाते थे। और दुनिया इतनी देखी थी तो वो कोई किसी रूढ़ियों में बंधे हुए नहीं थे, बड़ा ओपन माइंड थे। और हमें बल्कि यहाँ सिखाते थे, देखो जैसा देश वैसा भेष, तुम्हें यहाँ ये करना है, बच्चों को तुम्हें, वो बच्चे जो कह रहे हैं वो सही है, ऐसे ही होना चाहिए। तो बच्चे भी उन्हें पसंद करते थे कि भाई देखो आप लोग हमें ऑब्जेक्ट कर रहे हो लेकिन दादाजी नहीं कर रहे हैं। तो उस तरह से जब उनका वो रहता था तो हमारे मन में ये जरूर रहा उनके बाद जो एक कमी खली कि वो अभाव जो है हमें दोबारा नहीं होने देना, आप हर वक्त हमारे साथ रहें। और जब हम उभरे हैं इस चीज़ से, आज हमें अब भी यही लगता है, जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं, परेशानी में होते हैं, हमें यही लगता है कि वो हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे पीछे उनका हाथ है। और अच्छा, डॉक्टर साहब की तो इतनी बातें हुई, लेकिन जैसे कहते हैं कि किसी पुरुष की प्रगति में किसी महिला का हाथ होता है, तो आपकी माताजी का जिक्र भी यहाँ होना चाहिए, क्योंकि आखिर के 10 साल की अगर मैं बात करूँ तो मैं डॉक्टर साहब के साथ मैंने बहुत सफ़र किया, तो कहीं ना कहीं वो हमेशा आपकी माताजी को लेके चिंता में रहते थे कि वो अकेली होंगी घर पे, कुछ हो ना जाए। तो और आपकी मम्मी भी रचनाकार हैं, उन्होंने भी कविताएं लिखी, तो कुछ अपनी मम्मी के बारे में बताइएगा। जी, मम्मी एक बहुत, अभी पिछले दिनों भी मेरे से कहीं ये प्रश्न हुआ था कि पिता के को आप किस रूप में देखते हैं और माता को किस रूप में देखते हैं। तो पापा जी को जैसे मैंने बताया कि बहुत एक, जैसे कहते हैं ना, उन्होंने भी एक शेर कहा था कि हम जरा भी झुके मुड़े होते तो तेरे हाथ के कड़े होते। क्या बात तो वो जो झुकना और मुड़ना वो चीज़ें वो अपने जीवन में रखते थे, तो बहुत फ्लेक्सिबल थे वो। तो उनका ये गुण था जो हमने उनसे लिया। मम्मी जो थी वो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी। स्ट्रॉन्ग इसलिए कहूँगा क्योंकि बचपन से पापा जी जब सम्मेलनों में व्यस्त हो गए तो परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके पास आ गई। हम बच्चों को बड़ा करना, पढ़ाना, जो भी चीज़ें हमारी हर ज़रूरतों के लिए, हमारे लिए पहला शब्द मम्मी निकलता था। पापा जी 30 में से 25 दिन घर से बाहर होते थे, तो वो एक, और साथ साथ वो लिखती भी थी क्योंकि हमारी जो नानी जी हैं उन्होंने 1901 में उन ग्वालियर में कोई उनकी एक भजनों की किताब निकली थी। तो उस समय से थोड़ा उनके परिवार की तरफ से भी कुछ था। बाकी पापा जी के पास यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी बढ़ती चली गई। तो उन्होंने भी लेखन किया
और स्ट्रॉन्गनेस वाली बात जैसे मैंने बताई, तो वो हमेशा से हमारे लिए एक वो रही जिससे जो हम उनसे लेना चाहते हैं, स्ट्रॉन्गनेस उनसे, और पापा जी से कोमलता। कोमलता, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो भैया कुछ वातावरण ऐसा बन गया है कि मैं चाहूँगा कुछ अपनी गज़ल या डॉक्टर साहब की गज़ल जो आपको पसंद हो, जैसा और गा के सुना दें तो कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी हमारी। गाने के उसमें तो फिर पापा जी की गजल को हाँ, सामने बिल्कुल, रखेंगे। पहले एक दो शेर अपने सुना दीजिए जो आपको याद आ रहे हो। जरूर। तो मेरा एक पहला जो गजल से ना होके आपको दोहे की तरफ लेके हाँ, बिल्कुल, जाता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि जब मैंने विधा शुरू करी तो उन्होंने बताया कि ऐसा तुम दोहे लिखना शुरू करो। इस समय दोहों का एक दौर चल रहा था। 2015 में मेरा पहला वो आया, उन्हीं के भावना के प्रयासों से एक दोहा संग्रह आया था, देखे थे जो ख्वाब। तो उसमें मैंने एक दोहा कहा था, उसको पहले कहता हूँ जो आप सभी को समर्पित है। स्वागत। नहीं चाहिए रेल बस, नहीं चाहिए रेल बस, नहीं चाहिए यान। क्या बात। नहीं चाहिए रेल बस, नहीं चाहिए यान, दिल से दिल तक का सफर कितना है आसान। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा, ये मेरा दोहा था जो उनको बहुत प्रिय था। बहुत अच्छा, उसी बहुत संग्रह से अच्छा। मैंने लिया है। अब उनकी किसी रचना पे आते हैं, जो आप बताइए कोई फरमाइश हो, वरना मैं। नहीं, जो मुझे तो उनकी सभी रचनाएं पसंद है, आप बताइए। अच्छा, तो दिल पे मुश्किल है एक तो अच्छा था, एक जो उनका वो है चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, वो पूरी गजल जीवन का दर्शन देती है। और ये इसी की फरमाइश बहुत आती थी। जी जी जी। और उसमें नेगेटिविटी में कैसे पॉजिटिविटी हाँ, कैसे जाती है उसको, वो बिल्कुल आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो है कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया। चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया। और जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, ए नींद तेरे रात ना आने का शुक्रिया, ए नींद तेरे रात ना आने का शुक्रिया। तो ये हमें बहुत पसंद है उनके जो शेर हैं। बाकी तो जैसे आपने कहा, ये आप पूछ रहे थे कि वो क्या करते रहते थे, तो ये शेर में याद करने की कोशिश कर रहा था कि नींद तेरे ना आने का शुक्रिया। वो काम ही करते रहते थे, काम ही करते रहते थे। मैंने अक्सर उनको यही देखा है। सही कहा आपने। यदि रात में वो कहते भी थे कि मेरी नींद खुल जाए, तो मैं संघर्ष नहीं करता कि मुझे नींद दोबारा कैसे आएगी। मैं उस समय उठकर काम करने लग जाता हूँ, व्यस्त हो जाता हूँ, और फिर थकता हूँ। अच्छा, आगे के कुछ वर्ष में तो वो कंप्यूटर में भी काम करते थे। कंप्यूटर का भी बिल्कुल यही है। देखिए जब कितनी बड़ी बात है। कंप्यूटर का युग आया तो एक जय जयवंती पुरस्कार मिला, बिरला से मिलता था। उस पुरस्कार में उन्हें पहला लैपटॉप आया घर में। क्या बात है। उस समय जो था तो लैपटॉप, क्योंकि उन्हें उतना नहीं पता करना था, नहीं आता था। माना कि वो अपने छात्र जीवन में टाइपिंग और वो सब सीख चुके थे, तो उन्हें पता था कि किस तरह से क्या। और उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स अपने 12th में, इंटरमीडिएट में हाईएस्ट आए थे उनके टाइपिंग में। तो वो तो कीबोर्ड से तो परिचित थे, लेकिन हिंदी का जो था वो सब चीज़ें उन्हें धीरे धीरे सीखनी थी। तो उस समय भावना ने भी बहुत काम किया था। चाणक्य, पता नहीं कौन कौन से फॉन्ट आते थे, फॉन्ट होते थे ना, बाद में तो यूनियन आ उन गई। हिंदी में ही। हम अपलोड कर जाते थे जब भी आते थे कि अब पापा जी ये है, तो वो कहते थे अच्छा एक कीबोर्ड बना के मुझे स्टिकर लगा जाओ उस पे। तो हम स्टिकर लगा जाते फिर थे। से प्रैक्टिस की उन्होंने। और उन्होंने इतना किया, बाद में फिर लेखन सीधा ही उस पर किया। फिर मोबाइल तक में भी उन्होंने बहुत चीजें लिखी हैं। देखिए, जो मौत को सोच के तो आएगी पुस्तक उनकी आई है, पूरा मोबाइल पर उन्होंने टाइप किया है। तो तकनीक के साथ वो हमेशा रहते थे। अच्छा प्रतीक भाई, प्रगीत भाई से तो बहुत बातें हुई हैं और इतने संस्मरण हैं डॉक्टर साहब के बारे में। एक भतीजे के रूप में आप कुछ बताइए डॉक्टर साहब के बारे में। क्या किस तरह की प्रेरणा लेखन में या जीवन में आप महसूस करते हैं कि डॉक्टर साहब से आपको मिली? सबसे पहले तो मुझे बहुत गर्व होता है कि डॉक्टर गुरबचन मेरे ताऊजी थे। बिल्कुल। आपको पता होगा कि गज़ल पहले उर्दू में ही लिखी जाती थी। हाँ। हिंदी में लाने का श्रेय सबसे पहले दुष्यंत कुमार जी को, उसके बाद ताऊ जी को। और ये दोनों ही, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, चंदोसी, क्या बात, ये दोनों उसी कॉलेज से बड़े हुए हैं। तो उन सब का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। हाँ। तो ताऊ जी ने एक महाकाव्य लिखा है, प्रतीक पांचाली। हाँ, प्रतीक पांचाली, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बहुत बड़ी बात है महाकाव्य लिखना। और
मैं उनसे मजाक में कहा करता था कि ताऊ जी ये मेरे नाम के ऊपर लिखा हुआ है। तो वो हंस जाते थे कि हाँ हाँ तुम्हारे ऊपर ही लिखा हुआ है। तो क्योंकि यहाँ मैं वो भी जोड़ना चाहूंगा, प्रतीक का नामकरण भी पापा जी ने ही किया था। हाँ, प्रगीत से मिलता जुलता प्रतीक। हाँ, उन्होंने जब चाची ने जब पूछा भाई देखिए आप घर में बेटा है, आप इसका नामकरण आप बताइए, आप हिंदी के वो हैं, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, प्रगीत का भाई प्रतीक। क्या बात। और तब से प्रतीक। प्रतीक पांचाली का लोकार्पण ग्वालियर में हुआ था, मुरारी बापूजी ने किया था और मैंने ही उसका संचालन किया था, छोटा सा वीडियो देखते हैं। तो ताऊ जी की गीत सबके साथ में गुनगुनाना चाहेंगे। बिल्कुल, अरे स्वागत स्वागत स्वागत। उसके बाद नदी बोली समुंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, नदी बोली समंदर से। मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया, लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल न लहराया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया। क्या बात। बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर, छुपा कर रख मुझे सागर पसीने की कमाई हूँ, नदी बोली समुंदर से। और ताऊ जी हमेशा जब भी लिखता था मैं ताऊ जी को भेजता रहता था, तो हमेशा ही वो कहते थे ठीक है लिखते रहो, हालांकि मेरे में तो बहुत कमियां हैं लेकिन नहीं तो जब मैं ही वो लिखता हूँ तो आपके लिए तो वो भी रहेगा ही, दोनों पे एक ही नियम लागू होता है। तो कुछ पंक्ति जहाँ वो वसीम साहब का शेर है ना, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कभी कभी के साथ, शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ। वाह वाह। क्या कहने। तो 2-4 पंक्तियां सुनाना स्वागत चाहूँगा। स्वागत। मेरे आंसू मेरे जज्बात की रवानी है, मेरे आंसू मेरे जज्बात की रवानी है, रवानी है, जो अधूरी है वो तेरी मेरी कहानी है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वाह वाह। दिखते हैं सितारे रातों में मुझको हर बार, दिखते हैं सितारे रातों में मुझको हर बार, जब दिखा ना मेरा चांद वो रात बतानी है। वाह, अच्छी बात, बहुत अच्छा। वाह वाह। बहुत बढ़िया। ठहर गया तेरे इंतजार में वो वक्त ही था, ठहर गया तेरे इंतजार में वो वक्त ही था, बीती तेरी राह में वो मेरी जवानी है। बहुत अच्छा। वाह वाह। जब था तेरे दिल के करीब तो कुछ ना कह पाया मैं, जब था तेरे करीब तो कुछ ना कह पाया मैं, चला गया जब तू तब दिल की बात सुनानी है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर सोच। कोई बात ऐसी जिसमें याद आती मेरी, कोई बात ऐसी जिसमें याद आती मेरी, या तुझे लगती मेरी हर बात बेगानी। बेगानी है। क्या बहुत बात। अच्छा। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। मेरा प्यार तो एक मैं की तरह है प्रतीक, मेरा प्यार तो एक मैं की तरह है प्रतीक, शराब होती जितनी अच्छी उतनी पुरानी। वाह, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नहीं, और पापा जी भी बड़ा इस चीज में इंस्पायर करते थे हम सभी को, बच्चों को जो भी थे हमारे परिवार में। और प्रतीक का तो खैर बिल्कुल ही अपना अपना एक लगाव था। और देखिए अंत तक सारी चीजें करके प्रतीक ने वो साबित भी किया कि परिवार की तरफ से जितना अच्छा भी- प्रतीक भाई, जैसा आपका अस्पताल बराबर आना जाना था बताया और हमने जानते भी हैं, तो उस समय क्या आपको लग रहा था कि ये घटना घट सकती है कि डॉक्टर साहब चले जाएंगे? ऐसा तो शायद कहीं नहीं लग रहा था। ताऊ जी से उस समय मेरी बात होती थी लगातार, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहते थे। इनफैक्ट भैया, मैं, ताऊ जी, भाभी सब आपस में बातें करते रहते थे और हम उनकी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी लिया करते थे। डॉक्टर महेश शर्मा ने भी उनके जाने से 2 दिन पहले अब ये बताया था कि 99% उनका इम्प्रूवमेंट हो गया है। और हमें भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो चले जाएंगे। अचानक से ही, क्योंकि मेरा ही नंबर वहाँ पे लिखा हुआ था, तो जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मेरे पास ही आ फर्स्ट गई। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंडिया में होने की वजह से उनको मेडिसिन पहुंचाना, उनकी सारी जिम्मेदारियां। तो अचानक से मेरे पास फ़ोन आया कि उनकी हालत ख़राब हो रही है, आप जल्दी आइए। तो 12 बजे के आसपास का समय था और बस उस समय लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो रही है। हाँ जी, बस अदरवाइज उससे पहले कभी लगा ही नहीं।
हाँ, सब एकदम जैसे हाथों से रेत निकल जाता है, वो हाथों से स्थिति रेत थी। निकल उनको भी नहीं पता था, बहुत वो एकदम पॉजिटिव थे और अचानक जब ऐसा डॉक्टर हुआ। से आपको 99% ठीक बोल देंगे तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि कुछ अभी आपको कह रहे थे कि वो इतने बड़े व्यक्तित्व थे, तो कभी आपको लगा, भैया सभी पूछ रहे थे कि कभी आपको लगा कि इतने बड़े महान व्यक्तित्व के साथ आप रह रहे हैं? तो सच कहूँ तो हमें कभी लगा ही नहीं। उन्होंने कभी लगने नहीं दिया। लगने नहीं नहीं दिया, दिया। इतनी सादगी थी बच्चे के साथ बच्चा हो जाते बिल्कुल। थे। कभी फील नहीं हुआ कि इतने महान कवि हैं, इतने महान व्यक्तित्व हैं, कभी नहीं लगा। लेकिन जब वो चले गए तो उसके बाद जो एहसास हुआ, तो आज लगता है कि वो एक कितने बड़े महान व्यक्तित्व थे जो उनके साथ रहते हुए उन्होंने फील नहीं कराया कभी। बिल्कुल ये तो है। ये बात सही। अच्छा भावना जी, अब थोड़ा आपकी तरफ मुखातिब होता हूँ। इन दिनों क्या चल रहा है साहित्य के क्षेत्र में, जो आप दोनों कुछ मिलकर कर रहे हो या कुछ अकेले कर रहे हो, जी और आप कुछ सुनाना चाहें, कुछ गुनगुनाना चाहें, कुछ पढ़ना चाहें, जो आप चाहें। जी बिल्कुल। वैसे तो अभी गज़ल पर काम चल रहा था, लेकिन जैसे कि अभी आप जिक्र कर रहे थे पिन बहुत सारे, ये पापा जी की पुस्तक थी, तो आजकल एक नया प्रयोग है नवगीत पर, तो कोशिश कर रहे हैं लिखने की। कहाँ तक पहुँचते हैं, मैं आप कहेंगे तो 2 लाइनें जरूर जरूर। एक बंद उसका आपके सामने रखती हूँ। तो नवगीत पर प्रयास किया है। देखिए, तेरी बातें मेरे मन का कैनवास रंग जाएं। वाह, तेरी बातें मेरे मन का कैनवास रंग जाएं। जी, तेरी बातें मेरे मन का कैनवास रंग जाएं, प्यार का अंकुर फूटे उसमें फैले मधुर लताएं। बहुत अच्छा। प्यार का अंकुर फूटे उसमें फैले मधुर लताएं। और बंद देखिएगा कि आंखें बनकर कलम तुम्हारी, आंखें बनकर कलम तुम्हारी, दिल पर लिखती नोट। मैंने थोड़ा इंग्लिश के शब्दों को लाने का प्रयास किया है। प्रयोग है, जी अच्छा प्रयोग है। जी धन्यवाद। आंखें बनकर कलम तुम्हारी, दिल पर लिखती नोट, बन जाती है कविता उनसे ले छंदों की ओट। क्या बात है। और उम्मीदों के हिरन चाहते आना तेरे पास, और मृग मृचिका है ये कहकर उनको हम समझाएं, और तेरी बातें मेरे मन का कैनवास रंग क्या जाएं। बात है। इसका बंद एक छोटा सा और है, वो पढ़ जी, देती हूँ कि स्वागत। सपने लेने लगे उड़ाने छूने को आकाश, कि सपने लेने लगे उड़ाने छूने को आकाश, अपनी धुन में चले वो करके बंद नयन के पाश, और पंखों के घायल होने का मन में रहता डर, कि पंखों के घायल होने का मन में रहता डर, और चली विरोधों की आंधी में सपने ना गिर जाएं। क्या बात। कि चली विरोधों की आंधी में सपने ना गिर जाएं, और तेरी बातें मेरे मन का कैनवास। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। अच्छा भैया, मैं कार्यक्रमों में जब संचालन करता था और डॉक्टर साहब को मैं बुलाता था, तो आरजू पाकिस्तानी के 1-2 शेर मुझे जरूर डॉक्टर साहब की शान में पढ़ता था। वो मुझे इस समय याद आ रहे हैं कि लिखने जो बैठा रात तेरे नाम से गज़ल, लिखने। डॉक्टर साहब की शख्सियत ऐसी कि शायरी कविता खुद सामने खड़ी हो जाए कि अपनी कलम के माध्यम से मुझे कागज पे उतारो। लिखने जो बैठा रात तेरे नाम से गज़ल, अशार सामने खड़े थे हाथ जोड़ के। क्या बात है। क्या कहने, क्या कहने। और खत लिख रहा हूँ अहदे मोहब्बत को तोड़ के, कागज पे आंसू की जगह छोड़ छोड़ के। क्या तो ऐसा भी हमने लेखन देखा। और डॉक्टर साहब, जब कभी कभी अक्सर हम लोग बाहर जाते थे तो अक्सर ऐसा होता था कि एक ही कमरे में ठहरते थे। बचपन के बहुत दर्द भरे किस्से सुनाया करते थे, बहुत कितने अभावों में पड़े, कागज पे आंसू की जगह छोड़ छोड़ कर। ऐसा उनका साहित्य रहा, ऐसा उनका जीवन भी रहा, लेकिन कितनी ऊंचाई तक वो चले गए। तो मैं चाहता हूं कि इसी पृष्ठभूमि पे, इन्हीं संवेदनाओं के साथ कुछ आपको अगर याद आ रहा हो अपना या डॉक्टर साहब का, तो डॉक्टर साहब को समर्पित। बिल्कुल। उन्होंने तो खैर पूरा आपको पता ही है कि वो सागर की तरह है उनका सागर की लेखन। लेकिन क्योंकि नवगीत जो चीज़ें थी, तो जब मेरे लिए भी जो सबसे प्यारी विधा थी उनकी नवगीत थी, लेकिन मुश्किल भी थी कि खुद लिख नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा नहीं तुम कोशिश करो कोशिश करो। तो हम उन दिनों वो भी लिखने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्हीं के आशीर्वाद से जो थोड़ा बहुत लिख पाए थे। तो एक मैं नवगीत आपके सामने रखता हूँ। स्वागत भैया। जी। 32 पुतली चिंता बन घेरे मन सिंहासन। सिंहासन 32 ही आप सब लोग जानते हैं कि 32 पुतली चिंता बन घेरे मन सिंहासन, हर दिन एक कहानी सुनता उनसे मेरा मन। क्या बात है। हर दिन एक कहानी सुनता उनसे मेरा मन। और देखिएगा जो बंद है कि 4 पाँव 100 हाथ लिए हम फिरते रहते हैं, 4 पाँव 100 हाथ लिए हम फिरते रहते हैं, रोज नए ही चक्रव्यूह में घिरते रहते हैं। बहुत रोज नए ही चक्रव्यूह में घिरते रहते हैं।
और आघातों की कौरव सेना हार नहीं माने। वाह, महाभारत उतार दिया। हाँ जी, आघातों की कौरव सेना हार नहीं माने, मन के कुरुक्षेत्र में घूमे वो सीना ताने। मन के कुरुक्षेत्र में घूमे वो सीना ताने, और मुस्कानों का चीर हरण करता दुख दुशासन। और मुस्कानों का चीर हरण करता दुख दुशासन, हर दिन एक कहानी सुनता उनसे मेरा मन। क्या हर दिन बात एक है। कहानी सुनता उनसे मेरा मन। हर दिन एक कहानी सुनता उनसे मेरा मन। बहुत अच्छा। अच्छा प्रतीक भाई, कुछ डॉक्टर साहब की याद में कुछ आप सुनाना चाहें तो हमें अच्छा लगेगा। मैंने ताऊ जी को मैं अभी भी याद करता हूँ, मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो चले गए हैं। तो मैंने अपनी कुछ पंक्तियाँ लिखी जो शायद वो ऊपर बैठे हुए होंगे तो उन हमारे तक पहुँचेंगे। पहुंचेंगे आपकी भावनाएं। आज अरसे के बाद मुझको फिर से हिचकी आई है। वाह, आज अच्छा अरसे है। के बाद मुझको फिर से हिचकी आई है। शायद किसी अपने को मैंने अपनी याद दिलाई है। वाह, अपनी मुस्कान के पीछे अपनी उदासी छुपाई है। बहुत सुंदर। अपनी मुस्कान के पीछे अपनी उदासी छुपाई है। उनसे बिछड़ने की कहानी सबको लगी रुबाई है। वाह 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 वाह। तो कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। बिल्कुल आपकी भावना डॉक्टर साहब तक पहुंचेंगी, और प्रगीत भाई आपकी भी भावना जी, हम सभी की भावनाएं डॉक्टर साहब तक पहुंचेंगी। और हमने उनको याद किया, मन से याद किया, दिल से याद किया। और मुझको जुबैर अली ताबिश का एक शेर याद आ रहा है कि जहां तक आके तुम वापस गए हो, जहां तक आके तुम वापस गए हो, वहां अब तक कोई पहुंचा नहीं है। और दोस्तों, मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है कि जहां तक आकर डॉक्टर साहब वापस गए हैं, वहां तक कोई और पहुंच सके, ये बहुत आसान नहीं है। इसके लिए बहुत तपस्या की जरूरत है, और वो तपस्वी जीवन डॉक्टर साहब ने जिया। प्रगीत भाई, आपको प्रणाम है। आप भारत आए और गाजियाबाद आए और हमसे बातचीत किया आपने। आपको नमस्कार भावना जी। प्रतीक भाई, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत आपका भी आभार। इतना आपका भी सुंदर, बहुत आभार। और आप तो उनके साथ इतना रहे हैं, जिए हैं, तो आखिर के 10 साल में बहुत रहा हूँ, क्योंकि मेरा शायरी का इतना ही सफर है। और इन 10 साल में मैं समझता हूँ लगभग 125 कवि सम्मेलन हमने साथ साथ भारत में और बहुत प्रिय रहे हैं भारत के आपके, बाहर और में। हमारे लिए भी आप इसीलिए बड़े हैं, हमारे को इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।